ये कहानी मुझे मेरे आजी ने सुनाई थी। तब मैं शायद 11 साल का था और शायद इन सब चीजों को समझने के लिए बहुत छोटा था। तब मैं हमेशा हमारे घर के पीछे के आंगन में खेलने जाया करता था। वहां एक पुराना कुआं था और उस कुएं के पास एक पुराना आम का पेड़ था जहां मुझे खेलना हमेशा अच्छा लगता था। लेकिन मेरी आजी मुझे वहां जाने से हमेशा रोकती थी। शायद वो डरती थी कि कहीं खेल खेल में मैं वहां उस कुएं में न गिर जाऊं, और मैं बार बार वहीं जाया करता था। तो एक बार मुझे वहां जाने से रोकने के लिए मेरी आजी ने एक बहुत ही खौफनाक कहानी सुनाई थी। वो कहानी इतनी डरावनी थी कि उस कहानी को सुन मैंने रात तो क्या, दिन में भी वहां उस कुएं के पास जाना छोड़ दिया था। तो मुझे जो थोड़ा बहुत याद था उसी को लेकर मैंने आज की एक कहानी लिखी है, और उसी कहानी को मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। आजी मतलब मेरी दादी। तब वो एक दूसरे गांव में रहा करती थी और उसके घर के पीछे भी एक बड़ा सा कुआं हुआ करता था। ये कहानी तब की है जब उनकी ननद की नई नई शादी हुई थी। तो अब ये कहानी मैं आपको दादी के नजरिए से सुनाता हूं। मेरा नाम कमल है और जिस गांव में मैं रहा करती थी वहां हमेशा ही पानी की कमी रहती थी। हमेशा सूखे जैसे हालात बने रहते थे। तो उस गांव में कुछ 2-4 घरों के पास ही पानी के कुएं थे जिनमें थोड़ा बहुत पानी रहता था। तब मेरी एक ननद थी जिसकी बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी, और फिर कुछ 1 साल बाद ननद डिलीवरी के लिए हमारे घर आई हुई थी। तब वो कुछ 6 या 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। जिस घर में हम रहा करते थे वो एक पुराना पत्थरों से बना हुआ मकान था जिसमें एक सीध में 5 कमरे थे। मकान के आगे एक और पीछे एक ऐसे 2 बड़े दरवाजे थे। घर के पीछे वाले दरवाजे के बाहर थोड़ी ही दूरी पर एक कुआं था और कुएं के थोड़े ही पास एक बड़ा सा आम का पेड़ था। आगे हमारी जमीन थी पर वो पड़ी हुई थी। मेरी ननद जो हमारी यहां आई हुई थी उसका नाम नूतन था। उसे वहां आए हुए बस कुछ ही दिन हुए थे। जब नूतन हमारे घर आई थी तो मुझे काफी अच्छा लगा था, क्योंकि तब मैं घर में अकेली ही रहा करती थी। मेरे पति ज्यादातर काम की वजह से घर से बाहर रहते थे। तब वो एक दूसरे जिले में काम के लिए जाया करते थे। खेतों से कुछ उपज नहीं थी तो नौकरी करने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। उनकी रविवार को छुट्टी हुआ करती थी, तो वो कभी शनिवार रात या फिर रविवार की सुबह तक घर आ जाते थे और सोमवार को सुबह वापस काम पर निकल जाते थे। हमारी शादी को 4 साल हो चुके थे, पर अब तक हमें कोई बच्चा नहीं था। पर मैं इस बात से खुश थी कि मेरी ननद पेट से थी और हमारे घर जल्द ही छोटे नन्हे कदमों के साथ एक नया मेहमान आने वाला था। नूतन के आने की वजह से मेरा अकेलापन भी दूर हो गया था और हम रात रात भर बातें किया करते थे। एक रात की बात है जब मैं उस कुएं के पास बैठ बर्तन मांज रही थी। ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था। रात के कुछ 8 या 8:30 बज रहे होंगे। मेरी ननद भी वही मेरे पास ही बैठी हुई थी और हम दोनों हमेशा की तरह आपस में बातें कर रहे थे। तभी नूतन का ध्यान पास के उस आम के पेड़ की ओर चला गया। वहां देख उसने धीरे से मुझसे कहा, वहां कोई है? तब मैंने भी पेड़ के पास देखा, पर मुझे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा कि कोई कुत्ता होगा जो खाने को सूंघते हुए वहां आया होगा। हम फिर आपस में बातें करने लगे। कुछ ही वक्त हुआ होगा कि हमने एक आवाज सुनी। शुक शुक। अब वो आवाज मैंने भी सुनी। उस आवाज को सुन मेरी ननद मतलब नूतन ने सवालिया चेहरे के साथ मेरी तरफ देखा। अब हम दोनों भी बचपन से ही गांव के रहने वाली थी, इसलिए तब हमें उस आवाज से ज्यादा डर नहीं लगा। मैंने कंदील को आगे करते हुए आवाज दी, कौन है? कौन है वहां? पर किसी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उस वक्त तक लगभग बर्तन मांजकर खत्म हो चुके थे। कुछ 2-4 ही बर्तन बाकी थे। पानी खत्म हो गया था तो नूतन ने कुएं में बाल्टी डालकर पानी ऊपर खींचना शुरू किया। कुआं बहुत ही गहरा था। मैंने उसे रोकते हुए कहा कि नूतन, कितनी बार कहा है तुम ऐसे काम मत किया करो, इससे बच्चे को तकलीफ हो सकती है। मैंने उसे पकड़कर पास ही एक बड़े से पत्थर पर बिठाया और खुद बाल्टी को ऊपर खींचना शुरू किया। मैं जब रस्सी को ऊपर खींच रही थी कि मुझे सामने से फिर वही आवाज सुनाई दी, शुक शुक। मैंने सामने देखा तो कुएं के उस तरफ एक औरत खड़ी थी।
उसे अचानक सामने खड़ा देख कुछ पल के लिए मेरे अंदर बिजली सी दौड़ गई। कुछ देर के लिए मैंने उसे पहचाना ही नहीं। कंदील की रोशनी में उसकी बस परछाई नजर आ रही थी। वो इतनी अजीब थी कि ऐसे वक्त उसे देख कोई भी डर जाता। खुले बाल, फटी पुरानी साड़ी, पर मैं उस औरत को अच्छी तरह से जानती थी। क्या है छाया, चल भाग यहां से, इतनी रात यहां क्यों आई हो? पर छाया बस नूतन को ही घूर रही थी और उसे घूरते हुए उसने कहा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मुझे उसकी वो बात किसी अपशकुन की तरह लगी। मैंने बाल्टी और बर्तन वही छोड़ दिए और नूतन को लेकर घर के अंदर जाने लगी। छाया भागकर ही नूतन की ओर बढ़ी और उसने झटके से नूतन के हाथ को पकड़कर उसे पीछे खींचा। वो देख मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैं जोर से उस पर चिल्लाई, छाया, छाया पागल हो गई क्या? छोड़ छोड़ उसे। उसने फिर नूतन को अपनी ओर जोर से खींचते हुए कहा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। नूतन भी उस वक्त छाया का वो डरावना रूप देखकर बहुत डर गई थी। मैंने छाया के हाथ को झटकते हुए नूतन को अपने पीछे छिपा लिया और छाया को हल्का सा धक्का देते हुए उसे पीछे धकेल दिया। छाया निकल जाए यहां से, वरना मैं बहुत मारूंगी। हां। और मैं और नूतन हम दोनों घर के अंदर चले गए। पर घर का दरवाजा बंद करते वक्त मैंने बाहर देखा। छाया अब भी वही खड़ी थी। उसकी गर्दन झुकी हुई थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वो हमें ही घूर रही थी। नूतन तो बहुत डरी हुई थी। मैं नूतन को उसके कमरे में लेकर चली गई और उसे वहां आराम से बिठाया। जब मैंने नूतन के बदन को छुआ तो उसका बदन जोर जोर से कांप रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस पल भर में उसके साथ ये क्या हो गया था। तो मैंने नूतन को समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है नूतन, वो इसी गांव की एक बदनसीब औरत है। अभी कुछ महीने पहले उसके बेटे की उनके घर के पास वाले कुएं में गिरकर मौत हो गई थी। 1.5 साल का बेटा था उसका। उस सदमे को वो बर्दाश्त न कर सकी और वो पागल हो गई। उसके कुछ ही दिनों बाद उसका पति भी अचानक ही गुजर गया। तब से वो पागलों की तरह गांव में यहां वहां घूमती रहती है। हर कुएं के पास जाकर अपने बच्चे को ढूंढती रहती है। गांव के लोग भी अजीब है, उसका दर्द समझने के बजाय उसे अपने से दूर रखते हैं। अब क्या करे, वो जब भी यहां आती है तब मैं उसे कुछ न कुछ खाने को दे देती हूं। शायद अब भी उसे भूख लगी होगी और इसलिए वो यहां आई होगी। तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नूतन को यह सब समझा रही थी, पर असलियत में मैं खुद उस औरत का वहां आना अपशकुन मान रही थी। डर रही थी कि कहीं नूतन के बच्चे को उसकी नजर न लग जाए। और तब मुझे याद आया कि जल्दी जल्दी में मैं बर्तन वही छोड़कर आई थी। पर अब खुद मुझे बाहर जाने से बहुत डर लगने लगा था। मैं कुछ देर तक वहीं नूतन के पास बैठी रही और उसके सर को सहलाती रही। कुछ देर में नूतन की आंख लग गई, पर मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि छाया अब भी बाहर होगी या फिर वहां से चली गई होगी। मैंने अपने एक हाथ में एक कंदील लिया और डरते हुए ही पीछे का दरवाजा खोला। कंदील की उस हल्की सी रोशनी में मैं यहां वहां देखने लगी। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था और न ही किसी की आहट सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे कुएं के पास चली गई और एक बड़े से पतीले में सारे बर्तन रखकर उसे एक हाथ में उठाकर वहां से वापस जाने लगी। थोड़ी ही दूर गई थी कि मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी, शुक शुक। उस आवाज को सुन मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ी और फिर जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची, मुझे जोर से छपाक की आवाज सुनाई दी। मेरे बदन को तब झटका सा लगा और मैंने झट से कंदील को वहीं नीचे रखते हुए अंदर से दरवाजा लगा लिया। शायद उसने बाल्टी या फिर किसी चीज को कुएं में फेंक दिया था और यह उसी की आवाज थी। मैं बस अपने आप को तसल्ली दे रही थी। मैं डर के मारे नूतन के पास चली गई, पर नूतन को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो आराम से सो रही थी, लेकिन मेरी हालत बहुत खराब थी। मेरे हाथ पैर अब भी कांप रहे थे। मेरा बाकी काम खत्म कर मैं भी वहीं चादर बिछाकर सो गई। रात कब मेरी आंख लग गई मुझे भी पता नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो घर के पीछे से बहुत सारे लोगों की आवाज आ रही थी। नूतन भी उस आवाज को सुनकर जाग गई। हम दोनों तब एक दूसरे को देख रहे थे कि बाहर हुआ क्या है जो इतनी आवाज आ रही है। मैंने जाकर दरवाजा खोला और बाहर देखा तो बहुत सारे लोग घर के पीछे जमा हो गए थे।
सभी उस कुएं में झांक कर देख रहे थे। मैंने नूतन को घर के अंदर ही रुकने को कहा और मैं अकेले ही आगे चली गई। तब सब कुएं में देख मुंह फेर कर वापस पीछे जा रहे थे। मैं भी कुएं के पास चली गई और मैंने कुएं के अंदर झांक कर देखा, पर वहां देख मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत ही खत्म हो गई हो। मैं चक्कर खाकर वहीं धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। मैंने देखा था कि छाया की लाश पानी के ऊपर तैर रही थी। लाश फूलकर इतनी मोटी हो गई थी कि कुछ पल के लिए तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाई, पर उसके कपड़ों से मैं पहचान गई कि वो छाया थी। उसका चेहरा सफेद पीला पड़ा हुआ था, आंखें खुली थी और आंखों की पुतलियां फैली हुई थी, जीभ भी बाहर निकली हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वो अब भी मुझे घूर रही हो। मेरी हालत देख कुछ लोग मुझे पकड़कर घर के अंदर ले गए और मुझे घर से बाहर आने से मना किया। मैंने नूतन को भी वहां जाने से मना किया। नूतन भी बार बार मुझसे पूछ रही थी कि वहां हुआ क्या है, पर मैंने उसे बस शांत रहने को कहा। कुछ 1 घंटे बाद पुलिस और एक एम्बुलेंस वहां आई। लगभग 2 घंटे तक पूछताछ और लाश को कुएं से बाहर निकालने का काम शुरू था। कुएं में सीढ़ियां न होने की वजह से लाश को निकालने में दिक्कत आ रही थी। मुझे बाहर से लोगों की आवाजें आ रही थी, तो जाने अनजाने में मुझे सब पता चल रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। अब भी मेरे नजरों के सामने उसका वो भयानक सा चेहरा आ रहा था। मैंने नूतन को कुछ नहीं बताया, बस इतना ही कहा कि इन लोगों को यहां से जाने दो, फिर तुम्हें बताऊंगी। तुम बस अपने कमरे में जाकर आराम करो। पर नूतन भी लोगों की बातें सुनकर थोड़ा बहुत जान चुकी थी कि वहां क्या हुआ होगा। कुछ वक्त बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। तब तक मैंने अपने आप को संभाल लिया था। मैं किसी तरह दरवाजे के पास चली गई। वहां सामने एक पुलिस वाला और उसके साथ गांव का एक आदमी खड़ा था। उस आदमी ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, लाश और जगह का पंचनामा हो गया है, बस ये आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, उनके जवाब दे देना और फिर एक कागज पर दस्तखत कर देना। उस कुएं पर हमारी मालकियत होने की वजह से पुलिस ने मुझसे थोड़ी बहुत पूछताछ की और एक कागज पर मेरा अंगूठा ले लिया। जब वो पुलिस वाला मेरा अंगूठा ले रहा था, तब मैंने कुछ पल के लिए सामने लेटाई उस लाश की ओर देखा। वो आखिरी बार था। लाश फूलकर बहुत मोटी हो गई थी। उसको एक बड़े से कपड़े से ढका हुआ था, पर उसका चेहरा खुला था, वहीं सफेद पीला पड़ा हुआ चेहरा, आंखें खुली थी और जीभ बाहर निकली हुई थी। वो देख मैंने कागज पर अंगूठा लगाकर झट से दरवाजा बंद कर लिया। तब तक किसी ने मेरे पति को खबर कर दी थी। वो भी दोपहर तक घर आ गए। उन्होंने मेरी और नूतन हम दोनों की हालत देखी और एक डॉक्टर को घर बुला लिया। उस दिन हम दोनों ने भी घर में कोई काम नहीं किया था। हम सुबह जहां पर बैठी हुई थी अब भी वहीं के वही थी। डॉक्टर ने हमें चेक कर बस इतना ही कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। उस घटना की वजह से इन्हें शायद थोड़ा सा सदमा लगा है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप ही सब नॉर्मल हो जाएगा। मेरे पति भी कुछ दिन काम पर नहीं गए और उन्होंने घर के पीछे वाले दरवाजे को ताला लगाकर बंद कर दिया। 3-4 दिन बाद वो वापस काम पर चले गए। जाते वक्त उन्होंने इतना ही कहा कि कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा, फिर आकर कुएं को साफ कर लेता हूं, तब तक पीछे बिल्कुल मत जाना और किसी को भी कुएं के पानी को इस्तेमाल मत करने देना। मेरी हालत ऐसी थी कि वो मुझे वहां जाने को कहते भी तो भी मैं वहां नहीं जाती। असल में मैं नूतन से ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि उस रात कुएं में बाल्टी नहीं गिरी थी। छाया ने कुएं में छलांग लगाई थी और अपनी जान दे दी थी। वो उसी के गिरने की आवाज थी। तब अगर मैं वापस चली जाती तो शायद छाया की जान बच भी सकती थी। उसकी वो आवाज, उसका वो चेहरा, वो सब मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। हर पल मुझे वही सब याद आ रहा था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। धीरे धीरे मेरा डर कम होता चला गया। बीच के दिनों में मेरे पति ने आकर कुएं को साफ करवा लिया। मैं रोज अपने आप को समझाती और हिम्मत देती रहती थी कि मुझे आज नहीं तो कल उस कुएं के पास जाना ही था। डरने से कोई फायदा नहीं था। और फिर मैं हिम्मत कर धीरे धीरे कुएं के पास जाने लगी। मेरे लिए भी कुछ ही दिनों में सब नॉर्मल हो गया। बस मैं अंधेरा होने के बाद कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं करती थी। नूतन को अब 8वां महीना खत्म होने को था। सब पहले जैसा लगने लगा था। हम छाया को लगभग भूल ही गए थे, पर शायद छाया ने हमें नहीं भुलाया था। और एक रात की बात है,
नूतन चीखते हुए डर के मारे अपने बिस्तर में उठकर बैठ गई। मैं भी उसकी चीख सुनकर जाग गई और मैं भागकर नूतन के कमरे में चली गई। मैंने नूतन से पूछा कि क्या हुआ, इतनी क्यों डरी हुई हो, कोई बुरा सपना देखा क्या? नूतन तब बहुत ही बुरी तरह से कांप रही थी। मैंने उसके हाथों को सहलाते हुए उसे शांत किया, उसे पानी पिलाया और बस उसके पास बैठी रही। वो इतनी डरी हुई थी कि उसकी आंखों से तब आंसू निकल रहे थे और वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। तो फिर मैंने भी उससे कुछ नहीं पूछा। कुछ देर बाद नूतन ने खुद मेरी तरफ देखा और कहा, भाभी, मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा कि मैं किसी एक छोटी सी जगह में खड़ी थी जहां बस थोड़ा बहुत नजर आ रहा था और वो जगह मेरी कमर तक पानी से भरी हुई थी। वहां किसी चीज की बहुत ही गंदी और सड़ी सी बदबू आ रही थी। मैं नहीं जानती कि मैं उस जगह कैसे पहुंची, पर वहां सब धुंधला धुंधला सा था और जैसे ही मैंने वहां से निकलने के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाया, कोई चीज पानी के नीचे से मेरे पैरों को छूकर निकल गई। मैंने अपने पैरों पर किसी अजीब सी छोन को महसूस किया। वो एहसास ऐसा था जैसे वो किसी का हाथ हो। वो क्या चीज थी पता नहीं, तब मैं उसे देख नहीं पा रही थी। मैंने फिर अपना दूसरा पैर आगे बढ़ाया तो मैंने फिर वही महसूस किया, पर इस बार मैं जानती थी कि वो किसी का हाथ ही है और शायद वो चीज नहीं चाहती थी कि मैं वहां से बाहर जाऊं। और फिर अगले ही पल अचानक ही वो चीज पानी से बाहर आकर पानी पर तैरने लगी। वो कोई बहुत बड़ी फूली हुई चीज थी जिसके चेहरे पर आंखें नहीं थी। वो बस मेरे चारों ओर पानी में तैर रही थी। मैं जितना वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती, पानी और ऊपर ऊपर बढ़ता चला जा रहा था। मुझे लगता है कि मेरे सपने में छाया आई थी। नूतन की वो बात सुनकर कुछ वक्त के लिए मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैं डरने की हालत में नहीं थी, क्योंकि अगर मैं डर गई तो नूतन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता था। तो मैं तब उसे बस समझा रही थी कि कोई नहीं, वो बस एक बुरा सपना था। शायद बच्चे की चिंता की वजह से तुम्हें यह बुरा सपना आया होगा। पर बात यह थी कि उस रात हमारे साथ जो भी हुआ था, उस घटना ने हमारे दिलो दिमाग पर बहुत बुरा असर छोड़ा था। मैंने किसी तरह यहां वहां की बातें कर नूतन को समझाकर शांत किया और फिर मैंने रोटी का टुकड़ा लेकर उस पर चटनी और नमक डालकर नूतन की नजर उतारी और उस रोटी के टुकड़े को पीछे की खिड़की से बाहर फेंक दिया। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाई। नूतन के बुरे सपने ने मेरी नींद को दूर भगा दिया था। मैं जब भी मेरी आंख बंद करती, मुझे बार बार मेरी आंखों के सामने छाया का चेहरा नजर आ जाता था। वही सफेद पड़ा हुआ चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और जीभ बाहर निकली हुई। दूसरे दिन सुबह जब मैं घर के पीछे गई तो मैंने देखा कि वो रोटी का टुकड़ा जो मैंने रात को बाहर फेंका था, वो पूरा का पूरा काला पड़ा हुआ था, जैसे वो किसी आग में जला हो। मैंने एक नजर अपने आसपास देखा, पर वहां कहीं किसी आग के निशान नहीं थे। मैंने उस टुकड़े को उठाकर दूर खेतों में फेंक दिया। उस दिन मुझे नूतन को चेकअप के लिए सरकारी अस्पताल लेकर जाना था। थोड़ी बहुत खाने की तैयारी कर और थोड़ा सा खाने का सामान लेकर हम घर से निकल गए। वापस आते आते हमें बहुत देर हो गई थी। अंधेरा होने में कुछ ही वक्त बाकी था। जब हम घर वापस आ गए तो मैंने देखा कि मटके में पीने का पानी ही नहीं था। जल्दी जल्दी मैं पानी भरना ही भूल गई थी। मैंने नूतन को उसके कमरे में छोड़ दिया और उसे आराम करने को कहा। दिन भर के सफर से वो भी बहुत थक गई थी। मैंने घर के पीछे का दरवाजा खोला और एक नजर बाहर देखा। अब दिन ढलने को था। आसमान में थोड़ी बहुत हल्की सी रोशनी थी। मैं लगभग दौड़ते हुए एक कलसी लेकर कुएं के पास चली गई। जल्दी जल्दी में मैंने बाल्टी को कुएं के अंदर डाला और रस्सी को ऊपर खींचने लगी। बाल्टी थोड़ी टूटी हुई थी, तो ऊपर आते आते बाल्टी में थोड़ा सा ही पानी बचता था। मैंने वो बचा हुआ पानी कलसी में डालकर फिर से बाल्टी को कुएं में फेंका। इस बार मुझे बाल्टी खींचने में बहुत ताकत लगानी पड़ रही थी। मैं पूरे ताकत से बाल्टी को ऊपर खींच रही थी। मुझे लगा बाल्टी किसी पत्थर में फंस गई होगी, तो मैंने झुककर नीचे कुएं में देखा। तब मैंने वहां नीचे दो चमकती हुई आंखें देखी, जो कुछ पल के लिए खुली और फिर से बंद हो गई। मैंने बाल्टी को वहीं छोड़ दिया और कलसी में जितना पानी था उसे लेकर घर की ओर जाने लगी। और फिर मैंने वो आवाज सुनी जो मुझे सुननी नहीं चाहिए थी। शुक शुक। उस आवाज को सुन मैं अपनी जगह पर ही रुक गई, जैसे मेरे पैर एकदम से ठंडे पड़ गए हो।
वो आवाज ऐसी थी जैसे पहाड़ों में या फिर कुएं के अंदर से आती है। मतलब साफ था कि वो कुएं के अंदर से ही आ रही थी। मैं किसी तरह जोर लगाते हुए घर के अंदर चली गई और अंदर जाते ही कुंडी लगाकर दरवाजे को बंद कर लिया। कुछ देर के लिए मैं वही दरवाजे के पास खड़ी रही। तब ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज फिर से आएगी, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। मैंने फिर अपने आप को समझाया कि डर की वजह से मुझे ये वहम हुआ होगा। इतने दिनों तक कुछ नहीं हुआ तो फिर अब क्या होगा? ये मेरा डर ही है जो मुझे कुछ भी सुनाई पड़ रहा है। मैं जाकर रात के खाने की तैयारी करने लगी, पर तब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि वो आवाज मेरा वहम हो सकता है, पर जो आंखें मैंने पानी में देखी थी वो किसकी आंखें थी? मैंने अपना ध्यान हटाने के लिए नूतन को अपने पास बैठने के लिए बुला लिया और उससे यहां वहां की बातें करने लगी। मैं चाहती थी कि बातों बातों में मैं उस बात को भूल जाऊं। फिर खाना खाकर हम सोने की तैयारी करने लगे। रात काफी हो चुकी थी। वो शनिवार की रात थी, मतलब शायद उस रात मेरे पति घर आ सकते थे। तो उस रात मैं बाहर के एक कमरे में सो गई ताकि बीच रात उनके आने की वजह से नूतन को तकलीफ ना हो। आधी रात हो चुकी थी और मैं अब भी आधी नींद में ही थी। शायद नींद में भी मेरा सारा ध्यान दरवाजे की ओर था, क्योंकि वो रात कभी भी घर आ सकते थे। तभी कुंडी की आवाज से मैं अपने बिस्तर में उठकर बैठ गई। मुझे लगा कि मेरे पति आए हैं। मैं उठकर घर के सामने वाले दरवाजे के पास चली गई। मैं दरवाजा खोलने ही वाली थी कि मुझे फिर से कुंडी की आवाज सुनाई दी, पर वो आवाज तो पीछे के दरवाजे से आ रही थी। और फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो नूतन पीछे का दरवाजा खोल बाहर जा रही थी। मैं वहां तक पहुंचती तब तक दरवाजा अपने आप खुल भी गया। दरवाजा खोलते ही एक बहुत ही ठंडी हवा का झोंका घर के अंदर आ गया। उस हवा की छुअन से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पूरे बदन में एक अजीब सी सनसनाहट सी फैल गई। मैं तेजी से नूतन के पास चली गई और मैंने नूतन को घर के बाहर कदम रखने से रोका। नूतन, तू ये इतनी रात को कहां जा रही है? नूतन ने तब मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैंने उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे पीछे खींचा और मैंने जैसे ही नूतन के हाथ को पकड़ा, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ जिसने मुझे सर से लेकर पांव तक कपकपा दिया। वो हाथ गीला था, मोटा और फूला हुआ था। हाथों की त्वचा गीली और फिसलन से भरी थी। वो एहसास होते ही मैंने झट से उस हाथ को छोड़ दिया। तभी मुझे पीछे से किसी ने आवाज दी, भाभी, आप इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरे पीछे एक कमरे के बाहर नूतन खड़ी थी। मैंने फिर से सामने देखा तो मेरे सामने वहां कोई नहीं था। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। मैंने महसूस किया कि वो नूतन नहीं थी, वो छाया थी। और तब मुझे बाहर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने अंदर से झट से दरवाजा बंद कर लिया। वो आवाज शायद सिर्फ मुझे सुनाई दे रही थी, क्योंकि नूतन अब भी अपनी जगह पर वैसी की वैसी ही खड़ी थी। मैं थरथराते हुए अपने कमरे में चली गई। नूतन मेरे पीछे पीछे मेरे कमरे में आ गई और उसने मुझसे पूछा, भैया नहीं आए अभी तक? मैंने उसे नॉर्मल सा जवाब दिया, नहीं, अब मुझे लगा भैया आए हैं, इसलिए मैं पीछे चली गई थी। और फिर मैंने अपने आप को संभालते हुए नूतन से पूछा, नूतन, क्या तुमने अभी कोई आवाज सुनी? उसने हैरानी से मुझसे पूछा, कौन सी आवाज? मैं समझ गई कि नूतन ने कोई आवाज नहीं सुनी थी और नहीं वो जानती थी कि छाया घर के अंदर आई थी। तो मैंने उस बात को टालते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, मुझे लगा कि तुमने भी कुंडी की आवाज सुनी। नूतन ने फिर कहा, नहीं तो, मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। मुझे नींद में एहसास हुआ कि आप मेरे कमरे में हो और अपने हाथों से मेरे पैरों को, मेरे पेट को सहला रही हो। पर वो हाथ इतने ठंडे थे कि मेरी नींद ही खुल गई। और फिर बाहर आकर देखा तो आप दरवाजे के पास खड़ी थी। वो आप ही थी क्या? मैंने किसी तरह बात को टालते हुए कहा, हाँ हाँ, वो देखने आई थी कि सब ठीक तो है ना। अब तुम्हें 9वां महीना चल रहा है तो मुझे तुम्हारी थोड़ी फिक्र हो रही थी। ऐसा कहकर मैंने उसे उसके कमरे में जाकर सोने को कहा। मैं जान चुकी थी कि छाया अब भी वही है, उसकी आत्मा अब भी वही है और वो बच्चे को देखने आई थी। मुझे पता नहीं वो क्या था, वो सच था या मेरा वहम था,
पर अब नूतन को लेकर अंदर ही अंदर मुझे बहुत डर लगने लगा था। शायद नूतन की जान को खतरा था और नूतन के बच्चे की जान को भी। मैं किसी भी हालत में नूतन को डराना नहीं चाहती थी और इसलिए मैं उससे कुछ बातें छुपा रही थी। पर अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। दूसरे दिन सुबह मेरे पति घर आ गए। तब मैंने उन्हें अकेले में ये बताने की कोशिश की कि छाया अब भी मुझे नजर आती है। कभी मुझे देख वो आवाज देती है तो कभी हंसती है। अब भी वक्त है। मुझे लगता है कि आप नूतन को डिलीवरी के लिए उसके ससुराल छोड़ आ जाओ। शायद यहां नूतन और उसके बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। पर उन्होंने मेरी बात मानने से साफ साफ मना कर दिया और कहा कि छाया को मरे हुए अब इतने दिन गुजर गए हैं और अब भी तुम उसी बात को लेकर बैठी हुई हो। और फिर उन्होंने गुस्से में ही कहा कि तुम्हें अपना बच्चा न होने की वजह से अब कुछ भी भ्रम होने लगे हैं। तुमने उसकी लाश को देखा था और इसीलिए तुम्हारे दिमाग में डर बैठ गया है। नूतन ने तो कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं की, या फिर शायद तुम ही नहीं चाहती कि उसकी डिलीवरी यहां हो। शायद तुम अब उससे जलने लगी हो। मैंने उन्हें बहुत समझाया पर वो मेरी बात नहीं माने। उन्होंने आखिर में बस इतना ही कहा कि आने वाले कुछ ही दिनों में उसकी डिलीवरी होने वाली है और अब इस हालत में उसे ससुराल छोड़कर आना मतलब क्या सोचेंगे वो। और उनका भी छोड़ो, नूतन को खुद को कितना बुरा लगेगा। तुम उसकी चिंता मत करो। मैं खुद 2-3 दिन में छुट्टी लेकर वापस आ जाऊंगा। बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। मेरे पति भी मुझे समझ नहीं रहे थे। उस वक्त मेरे साथ जो भी हो रहा था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 2-3 दिन में आने का वादा करके वो वापस काम पर चले गए, लेकिन अगले 5 दिनों तक वो घर नहीं आए। उन दिनों में मैं रात रात भर जागकर किसी की आहट को सुनने की कोशिश करती थी। कभी मुझे घर के अंदर गीले पैरों के निशान नजर आ जाते थे, कभी उसके हंसने की आवाज सुनाई देती थी, तो कभी बस शुक शुक। मैं जानती थी कि हर पल छाया की नजर नूतन पर है। वो धीरे धीरे नूतन की ओर बढ़ रही है। मैं नूतन को लेकर अब बहुत परेशान रहने लगी थी। न जाने आगे क्या होने वाला था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसकी वो बात बार बार मेरे कानों में गूंजती रहती थी कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। आगे क्या होने वाला था वो छाया के बगैर कोई नहीं जानता था। 5वें दिन अचानक ही नूतन के पेट में जोरों से दर्द होने लगा। मैंने किसी तरह अड़ोस पड़ोस के लोगों की मदद से नूतन को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ ही घंटों में मेरे पति भी वहां आ गए। नूतन की पहली बार थी तो डिलीवरी के लिए काफी वक्त लग रहा था। कुछ 10 घंटों तक दर्द सहने के बाद नूतन को एक प्यारा सा लड़का हुआ। तब तक उसके ससुराल के लोग भी बच्चे को देखने के लिए अस्पताल आ चुके थे। बस मैं अकेली थी जो खुश भी थी और छाया के बारे में सोचकर उससे कई ज्यादा डरी हुई थी। मुझे अब छाया का हंसता हुआ चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने नजर आने लगा था। नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तो तीसरे ही दिन नूतन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे दिया गया था। मैं तब भी उनसे यही बात कह रही थी कि अब आप जैसा चाहते थे वैसा तो हो गया है। हमने उसकी डिलीवरी भी कर दी है, उसका ठीक से ख्याल तक रखा है। अब तो उसे अपने ससुराल ले जाने को कहो। कुछ भी वजह बताओ पर उसे अपने घर वापस मत लेकर आओ। पर उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी। मैं उन्हें क्या बताना चाहती थी वो मेरी बात को समझ ही नहीं रहे थे। वो सोचते थे कि अब तक सब ठीक हुआ है तो इसके आगे भी कुछ नहीं होगा, और वो नूतन को लेकर वापस घर आ गए। मैंने घर जाते ही घर के पीछे के दरवाजे को ताला लगाकर बंद कर दिया ताकि कोई भी पीछे आ जा न सके। मैंने उन्हें कहा कि आप मेरी कोई बात नहीं मान रहे तो आप इतना तो कर सकते हो ना। तो इस बात पर उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। पर न जाने कैसे अचानक से सब माहौल बदल गया था। मैं हर रात जागती थी, हर रात उस आवाज को सुनने की कोशिश करती थी। उसकी वो हंसने की आवाज, वो शुकशुकाहट की आवाज, पर मुझे कोई आवाज नहीं आती और न ही कोई आहट सुनाई देती थी। सब जैसे अचानक से शांत हो गया था। करीबन 1 महीना गुजर गया, न कोई आवाज न ही कोई आहट। अब छोटा बच्चा होने की वजह से हर रोज कोई न कोई मेहमान बच्चे को देखने आया करते थे। अब मेरे लिए धीरे धीरे सब जैसे अपने आप ही ठीक होता चला जा रहा था। देखते ही देखते 4 महीने गुजर गए और फिर उसके ससुराल वाले नूतन को लेकर चले गए। मैं तो हैरान थी कि सब अच्छा हो गया था। मतलब शायद वो सब जो मैंने देखा था वो सब मेरा वहम ही था। मेरे पति भी उस बात को लेकर मुझे चिढ़ाते थे।
बीच में मेरा नूतन के ससुराल भी आना जाना होता रहता था। बच्चा अब काफी बड़ा हो चुका था, लगभग 1.5 साल का हो चुका था। अब वो चलने भी लगा था, मतलब चलता कम था और दौड़ता ज्यादा था। और फिर एक रोज अचानक ही मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मैं भी पेट से हूं। और फिर क्या था, इस खबर को सुनकर नूतन अगले ही दिन अपने बेटे को लेकर मेरे घर आ पहुंची। मेरे पति बाहर होने की वजह से उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं थी। मैंने सोचा कि जब वो घर आएंगे तो मैं खुद उन्हें यह खुशखबरी दूंगी। उस दिन नूतन और मैंने बहुत सारी बातें की। बातों बातों में 1-2 बार छाया की भी बात निकलकर सामने आई, पर मैंने उस बात को टाल दिया। रात हमने खाना खाया और फिर वो अपने बच्चे को सुलाने के लिए एक दूसरे कमरे में लेकर चली गई। मैं इन सब चीजों से बहुत खुश थी। खाना खाने के बाद मैं हमेशा की तरह बर्तन लेकर कुएं के पास चली गई। उस कुएं को लेकर अब मेरा सारा डर खत्म हो चुका था। और तभी मेरा ध्यान उसी आम के पेड़ के पास चला गया। वहां कोई था जो छुप छुप कर मुझे देख रहा था। मैंने वहीं से उसे आवाज दी, कौन है, कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर में शांत बैठी रही और आसपास की हलचल को सुनने की कोशिश करने लगी। सब एकदम शांत था। शुक शुक। उस आवाज को सुन मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे मेरे अंदर छुपा हुआ सारा डर एक झटके में ऊपर आ गया था। और अगले ही पल मैंने वो हंसने की आवाज सुनी जो मैंने पहले भी सुनी थी। वही आवाज थी वो। उस आवाज को सुन ऐसा लगा जैसे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। मैंने बर्तन वो सब वहीं छोड़ दिया और सीधे भागकर घर के अंदर चली गई। मेरी सांस फूल गई थी, धड़कन तेज हो गई थी, हाथ पैर कांपने लगे थे। मुझे भागते हुए अंदर आते देख नूतन ने मुझसे पूछा, क्या हुआ भाभी, ऐसे भागकर क्यों आई? मैं कुछ देर वहीं शांत खड़ी रही और फिर सोचा कि शायद अब मैं गर्भवती हूं, इसलिए मुझे यह वहम हुआ होगा। तो मैंने नूतन को कहा, कुछ नहीं, शायद कोई जानवर था बाहर, ठीक से देख नहीं पाई, बस सरसराहट सुनी तो घबरा कर अंदर आ गई। न जाने क्यों पर उस रात वापस बाहर जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं वैसे ही जाकर मेरे कमरे में सो गई। बीच रात को मैंने कुंडी की आवाज सुनी। वो आवाज मेरे लिए जानी पहचानी थी। मैंने उठकर बस पीछे के दरवाजे की ओर देखा, लेकिन दरवाजा तो बंद था। मैं फिर किसी आहट का इंतजार करने लगी, पर आगे कुछ भी नहीं हुआ। शायद मुझे वहम हुआ था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं नूतन को उठाने के लिए उसके कमरे में चली गई। मैंने देखा कि नूतन अकेली ही सो रही थी। मैंने नूतन को जगाकर पूछा, नूतन, तेरा बेटा कहाँ है? नूतन ने उठकर यहां वहां देखा और फिर कहा, अरे आप ही तो रात मेरे कमरे में आई थी बच्चे को लेने के लिए। तो मैंने हैरान होकर कहा, नूतन अरे मैं तो मेरे कमरे से बाहर तक नहीं निकली। मैंने बच्चे की चादर उठाकर देखा तो चादर गीली थी और वो देख मेरे बदन से सरसराहट सी दौड़ गई। हाथ पांव ठंडे पड़ गए और मेरे दिमाग में वो खौफनाक ख्याल आ गया। वो ख्याल आते ही मैं दौड़कर ही पीछे कुएं के पास चली गई और मैंने कुएं के अंदर झांक कर देखा। मैंने नीचे जो देखा मैं उसे सह नहीं सकती थी। वो देख मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मैं घर के अंदर थी और मेरे पति वहां आए हुए थे। जैसे ही मुझे याद आया कि मैंने कुएं में क्या देखा था, मैं फिर से उठकर दौड़कर बाहर चली गई। तब मैंने देखा कि पुलिस आम के पेड़ से लटक रही नूतन की लाश को नीचे उतार रही थी और कुएं के पास एक बच्चे की लाश को एक सफेद कपड़े में लिपट कर रखा हुआ था। बिल्कुल वैसी ही फूली हुई लाश, सफेद पड़ा हुआ चेहरा। मतलब अपने बेटे को पानी में देख नूतन ने अपने आप को फांसी लगा ली थी। आखिरकार छाया जो चाहती थी उसने वो कर दिखाया था। और वो सोच मैं बस रोए चली जा रही थी। छाया का भी बेटा 1.5 साल का था जब उसकी कुएं में गिरकर मौत हो गई थी, और नूतन का भी।